Pakistan was built on this anti-Hindu, anti-India ideology. उनका reason for existence itself is anti-Hindu. Any government anywhere in the world, उसकी legitimacy is based on propaganda. तो basically distract करो and try and change the perception of the public about the nature of the problem only. I don't remember any time during the education of being exposed to a dharmic view. As I become an adult, मेरे पास कोई faculties या कुछ भी सोचने का तरीका ही नहीं है. At least in times of emergency like a war, there you have to absolutely nail it down. कि तुम बकवास बंद करो. Otherwise तो there will be total chaos. वहाँ बाहर war चल रहा है, यहाँ civil war हो जाएगा. और ऐसा श्री अरबिंदो ने 100 साल पहले भी बोला था कि it is not the decline of spirituality that ails Hindu society, but the loss of thought power. One reason can be that ये institutions as of date बिल्कुल ही non-existent है. But कौन वो व्यू पॉइंट्स को इन्फ्यूज करे? लेकिन जब धर्म के लेंस से आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है आपके आसपास, तो जो आपका लेंस है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है. तो वो जो लेंस आप उठाते हैं वो पॉप कल्चर देता है आपको. दिस सोसाइटी इज डूम्ड. कि वो क्या बातें हो रही थी उस समय. The world is shifting from a unipolar to a multipolar global order. Trump is back and power is realigning. AI is rising, reshaping jobs and rewriting futures. The planet is warming up while the birth rates fall. To see these in isolation is to miss the bigger picture. A world which is unsteady, unpredictable and transforming before our eyes. Let's make sense of the happening from India's lens, one conversation at a time. Welcome to the Nagrik Podcast with Hari. आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागरिक पॉडकास्ट में आने के लिए. It's great to have you on the show today. Thank you, Hari. Thank you very much for calling me and giving me this opportunity to speak on your platform. जी, पिछले एक महीने में हमने देखा कि जो इस्लामिक स्टेट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसने कुछ लोकल कश्मीरीज के साथ मिलके एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया इन पहलगाम. We saw on 22nd April, and उसके बाद Indian state retaliated in a way by attacking the terrorist infrastructure set up in Pakistan and in mainland Pakistan and in a way Pakistani occupied Jammu and Kashmir. What transpired was the Operation Sindoor as we know it. So from your lens, how would you analyze all of these events? So Hari, I think एक तो कि पब्लिक में कितना क्या बोलना है ये थोड़ा मैं सीख गया हूँ कि अपनी ज़बान को लगाम देना. तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ऑनेस्टली बोल सकूँ, और सब कुछ जो मेरे मन में है वो तो नहीं बोलूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर जो पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था पहलगाम का, अनफॉर्चुनेट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने जिस तरह का उनको जवाब दिया उससे पूरा देश काफ़ी प्रसन्न था, है ना. और उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने उनके छक्के छुड़ा दिए. पर वो एक मिलिट्री ऑफेंस और मिलिट्री रिस्पांस जो था उसमें निसंदेह हमने बहुत अच्छा किया. पर जो उसके सराउंडिंग बाकी कुछ है, जो पॉलिटिक्स है जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें कई सारे गैप्स हैं जो मुझे लगता है, और मैं उसमें अभी जो वर्तमान सरकार है उसको मैं आरोपी नहीं ठहराना चाहता. और इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ दोज फ्यू ओकेजन्स जहाँ पे जो विपक्ष भी है वो भी सरकार के साथ एक साथ खड़ा हुआ. तो ऑल दैट इज़ वेरी गुड. पर मुझे शुरू से ये अंदेशा था कि जिस तरह से जब पहलगाम अटैक हुआ और उसके बाद जिस तरह का मीडिया में जिस तरह का मिथ्या भाषण हो रहा था, उसमें ये बहुत स्पष्ट था कि वॉर तो नहीं होने जा रहा, और सारी सिग्नलिंग वही थी कि वॉर नहीं होगा. उसके बाद एक तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक रूप इस पूरी लड़ाई ने लिया, और फिर उसके बाद वो हमने देखा. पर अब जो फाइनली उसके बाद नैरेटिव की बात आ जाती है, तो नैरेटिव में कई सारे गैप्स हैं और कई सारे इश्यूज़ हैं जो हम अपने एक एको चैम्बर से बाहर जाके ना देखें तो उसमें हानि हमारी ही है. तो इसलिए हमें अपने कान और आँख खुले रखने चाहिए कि इंटरनेशनली भी क्या चल रहा है, किस तरह से हाउ द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट दीज इवेंट्स, नॉट बिकॉज वी नीड वैलिडेशन फ्रॉम देम, बट बिकॉज इट इज़ वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड. और यही कारण है कि सरकार ने भी वो कमेटियाँ बना के और MPs के ग्रुप्स भेज रहे हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देशों में, भारत का दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट करने के लिए. तो वो अभी ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, तो उसके बारे में कुछ भी बोलना
अभी it is premature. But I do hope that we will be able to build some consensus over this whole thing of Pakistan being a terror state. और जो पाकिस्तान का अस्तित्व ही है, मुझे लगता है कि अगले 8-10 साल में हमें पूरे with full aggression we should be looking at maybe breaking it to 3-4 pieces and just be done with it once and for all, because as long as Pakistan survives हमारा अस्तित्व खतरे में है। और प्लस उनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, और मुझे लगता है कि वो जो हुल देते रहते हैं वो हुल तो वो अपने पास ही रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इस बात पे भी बहुत उछलते हैं। तो उनको कंटेन करने का एकमात्र यही उपाय है, क्योंकि पाकिस्तान वॉज बिल्ट ऑन दिस एंटी हिंदू एंटी इंडिया आइडियोलॉजी, और उनका जो रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज़ एंटी हिंदू। तो आप कहीं नहीं, वो डीएनए है पाकिस्तान का। तो इसलिए आगे जाके सरकार का वो इस दिशा में जो काम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह उसमें पुश भी करना चाहिए, बैक भी करना चाहिए सरकार को, और एक्सपेक्टेशन सेटिंग ये होनी चाहिए पब्लिक की सरकार से कि ये करके दिखाओ। हमने पहलगाम में देखा कि लोकल कश्मीरीज़ का भी काफ़ी हद तक और हर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, चाहे पिछले आई थिंक 2024 में भी इवन जम्मू रीजन में पीर बंजाल रेंज के साउथ साइड में भी आई थिंक काफ़ी सारे टेररिस्ट इवेंट्स टुक प्लेस। एंड ये कहना गलत नहीं होगा कि लोकल्स का बहुत अच्छे तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है इन सभी चीज़ों में, चाहे वो इंटेल देना हो, चाहे टेररिस्ट को पनाह देने की बात हो। हाउ डू यू व्यू के जो इंडियन स्टेट का सबसे पहला रिएक्शन था आफ्टर द इवेंट वॉज टू this scapegoating of purely the state of Pakistan happened, right? जबकि उस चीज़ का अगेन डिस्कोर्स में एब्सेंट होना कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल्स, how do you view that? Maybe that is a way of feminization of the discourse, that you want to see hear certain comforting things versus what is the reality in Kashmir, or the impact of the ideology in Kashmir as of now. So आपका क्या viewpoint है उसको लेके? The feminization of discourse is a societal problem and the government is not that way part of the society. Government is an elected bunch of representatives, right? और उसका एक अपना role है as part of the state, and it works very formally. It has defined structures, etc. तो इस सब में दोनों तरफ से इश्यूज होते हैं। जो फेमिनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स ये है कि कितना लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो समाज में है, और हाउ प्रोन यू आर टू प्रोपेगेंडा, तो वो ऑन द साइड ऑफ सोसाइटी है। द गवर्नमेंट विल ऑलवेज डू प्रोपेगेंडा, एनी गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसकी लेजिटिमेसी इज़ बेस्ड ऑन प्रोपेगेंडा, एंड दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम conjuring up. There is enough literature on propaganda to substantiate that claim. If you understand what propaganda is, how it operates, we actually did a podcast between Adarsh and myself on this book by Yaqub Alul. It's his seminal work on propaganda. It's called Propaganda Only, Formation of Men's Attitudes. Okay. I would recommend anyone who's interested to read it. तो propaganda सरकार करती है अपनी legitimacy बताने के लिए, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक सेटअप में क्या होता है कि जो लीडर है वो क्यों लीडर है, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि उसका क्लेम ये है कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो जब तो लोग कहते हैं हाँ ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो उसको वोट दिए जाते हैं। अब वो जब गद्दी पे बैठेगा तो वो प्रॉब्लम जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उससे कहीं ज़्यादा है जो पब्लिक को पता है। बिल्कुल। और पब्लिक तो बिल्कुल ट्रोप्स में सोचती है ना, मासिस कैसे सोचते हैं, हाँ इसको कर दो, ये कर दो, हो जाएगा। पर जब जो पावर जो सीट पे बैठा है उसको पता है कि यार इससे करूँगा, ये हिलाऊंगा, तो वो इट्स अ हाउस ऑफ कार्ड्स, राइट। पर वो ये नहीं एडमिट कर सकता, भाई फिर तूने बोला क्यों कि मैं पावर में आने में कर दूंगा, तो वो ये नहीं बोल सकता। तो यहाँ से प्रोपेगेंडा का जन्म होता है। और फिर आपको दो ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स हैं इनको बैलेंस करना है कि मैं नहीं कर सकता, और ये भी नहीं बताना कि ये नहीं बताना कि मैं नहीं कर सकता, और एट द सेम टाइम प्रॉब्लम को आपको किसी तरह एड्रेस करते रहना है। तो आप प्रॉब्लम का नेचर ही बदल दो,
आप ये बोलो कि एक्चुअली ना ये इसलिए नहीं है क्योंकि वही तो पाकिस्तान करवाता है, तो पाकिस्तान को टारगेट करना ईजियर है, राइट। तो वो सरकार करेगी और आई डोंट इवन फॉल्ट देम फॉर दैट। पर वहीं पे फेमिनाइजेशन ऑफ डिस्कोर्स आता है कि अगर एक पब्लिक में एक वर्ग एटलीस्ट वोकल है जो ये बोले कि यार ऐसे कैसे चल रहा है ये क्या बोल रहे हो, वो भी तो है, तो तब सरकार के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर। सो इट्स बेसिकली पावर प्ले है ना, मतलब कहीं ना कहीं पे वही चीज़ आ जाती है कि कौन सी चीज़ बोलना अलाउड है, कौन सी चीज़ नहीं है, एट्सेट्रा। तो उसमें ये दोनों पहलू को अगर हम समझ जाएं तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे अगर भारत सरकार ये बोले कि इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट है और वहाँ के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान या उनकी पाकिस्तान के साथ सिंपथीज हैं, तो जो इंडियन स्टेट का क्लेम ओवर द टेरिटरी है वो इन द करंट इंटरनेशनल सेटअप it weakens. So then it becomes a case for internationalization of Kashmir issue कि फिर बोले कि ट्रम्प भाई साहब आके बोलेंगे कि हाँ मैं बताता हूँ कि कैसे करना है ना, वो सब चीज़ें, तो दैट इज़ इनवाइटिंग ट्रबल। सो यू हैव टू मेंटेन दैट फसाड ऑफ कि नहीं ये लोग तो बहुत बढ़िया हैं, they are on our हाँ दे आर ऑन आवर साइड, देखो इनको हमने ये भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी कर दी, 2-4 लोगों वहाँ पे कोई इवेंट करा दो, ये करा दो, तो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करो एंड ट्राई एंड चेंज द परसेप्शन ऑफ द पब्लिक अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम ओनली। And then when things get out of control, like in the Pahalgam incident, तो जो outright enemy है जिसके बारे में कोई controversy नहीं है उसको 2-4 थप्पड़ लगा दो और ख़त्म करो। तो ये बिल्कुल एक रियल पॉलिटिक वाला सिचुएशन है जहाँ पे आपको ये करना ही पड़ेगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई डोंट फॉल्ट द गवर्नमेंट फॉर दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एक लॉन्ग टर्म कोर्स क्या है कश्मीर को सॉल्व करने का, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मे बी दीज आर थिंग्स दैट आर कोवर्ट इन नेचर, कई सारी चीज़ें होती हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट करती हैं, जैसे बलूचिस्तान में अगर कुछ हो रहा है तो मे बी देयर इज़ समथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस। तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली पब्लिक में नहीं बोली जाती, बट देयर इज़ अ वे, आई मीन पॉलिटिशियंस आर स्मार्ट इनफ टू फाइंड अ वे टू सिग्नल दैट टू द पीपल कि ऐसा हो रहा है ना। और वही खेल है कम्युनिकेशन का, ऑफ हाउ यू बिल्ड अ नैरेटिव और पॉलिटिकल नैरेटिव कैसे होता है। उसमें भी देर आर थिंक टैंक्स, देर आर मीडिया आउटलेट्स विच कैन एड द गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ व्यू, इन टेलिंग द पीपल दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, कीप काम, यू नो, थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑल राइट, हमारा अपना बंदा वहाँ बैठा। वो सब जो है वो थोड़ा मिसिंग है हमारे इसमें। तो इसलिए देर इज़ मिसट्रस्ट ऑल्सो, देर इज़ अनरीजनेबल स्पेकुलेशन कि कौन क्या, ये उसका एजेंट है, ये इसका ये है, ये तो टोटल कन्फ्यूजन है डिस्कोर्स। राइट। तो उसको करेक्ट करने का मुझे लगता है वो एस्पेक्ट जो है डिस्कोर्स बिल्डिंग का, वो सरकार के हाथ में है और वो उनको करना चाहिए। इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व थिंक टैंक्स एंड मीडिया आउटलेट्स एंड यू नो just a simple thing like this podcast, right? So this is just a random conversation between two guys, but there could be a more organized way of sending signals via various channels, and there is nothing immoral or unethical about it. That is how statecraft works, और उसी तरह से होना भी चाहिए। तो वो चीज़ मिसिंग है थोड़ा अभी मुझे लगता है। जो पाकिस्तान जो पहलगाम और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बीच, आई डोंट नो इफ आई एम getting ahead of what you asked, but now that I've already commented, जो मीडिया का रोल उसमें देखा आपने, वो इतना शर्मनाक और दर्दनाक था कि ऐसा लगता है कि ये तो मतलब दिस सोसाइटी इज डूम्ड, कि वो क्या बातें हो रही थी उस समय पे, और कोई सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर नहीं था, कोई मीडिया क्या बोल रहा है उसमें कुछ एलिमेंट ऑफ ट्रूथ, किस बेस पे आपने कुछ क्लेम कर दिया। हमने एक चैनल ने तो बोल दिया हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर दिया। आप बताइए, ये मतलब ये कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची ना इस इंस्टीट्यूशन की। और जबकि ये इंस्टीट्यूशन बहुत ही क्रिटिकल है मॉडर्न सोसाइटी में, राइट, तो स्टेट के लिए भी बहुत क्रिटिकल है। तो समहाउ देयर हैज़ टू बी सम बिट ऑफ टाइटनिंग ऑफ स्क्रूज कि यू हैव टू होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। कल को अगर ये तो छोटा मोटा अभी चला, अगर आप कंपेयर करें एक फुल फ्लेज्ड वॉर से, तो अगर कल को एक प्रॉपर युद्ध हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तो आग लगा देंगे अंदर, तो ख़त्म कर देंगे। मतलब आपके पास सरकार के पास कुछ रहेगा ही नहीं, किसी को आधार ही नहीं रहेगा पब्लिक सपोर्ट का। ये तो कुछ भी कर सकते हैं, दे विल रन अमक। सो समथिंग हैज़ टू बी डन अबाउट दैट। You know, again, the
overall democratization through YouTube itself. You know that there are, if not just 5 regulated players, there are lakhs and thousands of unregulated streams of information passing through. उन चीज़ों से definitely एक chaos brew होता रहता है जहाँ पे no one narrative takes root inside the mind of the public. I'm just saying, if it is not possible to do it, in a general sense, at least in times of emergency like a Right. war, you have to, Specifically. there you have to absolutely nail it down. कि Right. तुम बकवास बंद करो अपना, Yes. क्योंकि इमरजेंसी में तो वो चाहिए ना आपको, चाहिए, अदरवाइज तो देयर विल बी टोटल केओस. वहाँ बाहर वॉर चल रहा है, यहाँ सिविल वॉर हो जाएगा. किसको पता? I think that's a great observation. तो अगर हम इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के ओवरऑल ऑप्टिक्स को देखें, मतलब स्टार्टिंग में आई थिंक आप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि इंडिया में जो डिस्कोर्स है उसका पिछले कुछ सालों में या दशकों में देखा जा रहा है कि देयर इज़ ओवरऑल फेमिनाइजेशन ऑफ द डिस्कोर्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एंड आप किन किन सेगमेंट्स में होते हुए देखते हैं और क्या उसके फ़ायदे या नुकसान हैं? तो मैं उसमें उतना कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं. ये शब्द शब्द से ट्रिगर हो जाते हैं. लेकिन फेमिनाइजेशन का कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ में कोई भी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी हो, उसमें हमेशा ये डाइकोटमी रहती है, मैस्कुलिन फेमिनिन, है ना, यिन यांग, जो भी बोले. तो जो मुझे जो समझ आता है वो ये है कि जो मैस्कुलिन वे ऑफ स्पीकिंग है वो डायरेक्ट और टू द पॉइंट होती है और थोड़ी ब्रूटल भी होती है. आप वो अगर आप वर्क प्लेस में ही देख लें या स्पोर्ट्स में देखें तो स्पोर्ट में किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, एग्रेसिव होती है, टू द पॉइंट होती है. और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस का भी इट इज़ प्रोन टू वायलेंस, बट एट द सेम टाइम इट डिसिपेट्स क्विकली. उसके बाद चलो ठीक है, लेट्स हैव अ बियर, दैट्स द ट्रोप दैट यू कुड रिकॉल. जो फेमिनाइजेशन, जो फेमिनिन डिस्कोर्स होता है, दैट इज़ मोर कंफर्टिंग, और वो प्रेफरेंस ट्रूथ की जगह कंफर्ट को देता है. और ये दोनों जो पहलू हैं वास्तविकता के, रियलिटी के, वो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. मतलब आप कहीं जाके बकने शुरू हो जाओ, ट्रूथ बॉम्ब्स डालने शुरू हो जाओ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो आपको बोलेंगे तो पागल है, दफ़ा करो इसको यहाँ से, कौन पागल आ गया है ना. मतलब किसी पार्टी में आप मनहूस बातें करने लग जाओ तो है ना वैसा. तो हमेशा अपने आप को सेल्फ सेंसर करना पड़ता है. अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने आप को सेल्फ सेंसर किया कि मैं कुछ भी ना बक जाऊँ, क्योंकि ये जितने हज़ारों लोग देखेंगे तो सेल्फ सेंसरशिप किस तरह से आप करते हैं. तो उसमें एक फेमिनाइजेशन का ये होता है कि आप कंफर्ट, अगले बंदे को आप कैसे कंफर्टेबल बना रहे हैं. और वो तो मेरे अनुसार ये हो रहा है कि ये जो सेकंड टेंडेंसी, जो फेमिनाइजेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फेमिनिन टेंडेंसी ऑफ शुगर कोटिंग, ऑफ प्रेजेंटिंग रियलिटी इन अ वेरी अग्रीएबल वे, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारत में हो गया है. और उस कारण से जो हमारा डिस्कोर्स है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो रियलिटी से बहुत दूर हो गया है. क्योंकि सच सुनने का जो सामर्थ्य है एक आम नागरिक में बहुत कम है. उसके बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण ज़रूर ये है कि यदि आप हिंदू समाज को बाकी अन्य जो मज़हब हैं उनके साथ उसकी तुलना करें तो हिंदू समाज के इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हो गए. जो हमारे गुरुकुल थे, जो हमारे मठ मंदिर थे, आज हमारे मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में हैं. तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस ना होने से मासेस तक मतलब मासेस का कन्फ्यूजन जो होता है, जो केओस है ऑफ द मासेस, दैट इज़ टेकन फॉर द हिंदू व्यू ऑफ थिंग्स. एंड if there is a society which is completely democratized, that is the Hindu society, because there is absolutely no hierarchy of who should say what and who's authorized to say, have an opinion on certain things. Right. And it reflects most obviously on matters of religion. तो यदि आप कोई भी चीज़ के बारे में बात करें, धर्म के बारे में, तो सबकी ओपिनियन इक्वली वैलिड ऐसा समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है, यही कारण है कि हमारा सच सुनने का, सच बोलने का जो वो कला होती है वो हम खो चुके हैं.
और इसलिए हम हमेशा शुगर कोट करके वही लोग बोलते हैं जो अन्य लोग सुनना चाहते हैं, और मासेस हमेशा यही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। राइट। तो वो आप कंटेंट क्रिएटर, आप तो खुद स्वयं कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंटेंट की स्पेस में भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे ज़्यादा दिल को बहलाने वाला कंटेंट है वो ज़्यादा चलता है। स्टैंड अप कॉमेडी क्यों चलता है? बिकॉज इट मेक्स यू लाफ। अगर आप सीरियस बात करें, चाहे वो कितनी भी गहरी और कितनी भी प्रोफाउंड हो, उसको सुनने वाले कम होते हैं। तो वो जो सुनने वाला वर्ग है, जो सच सुनने वाला और सच बोलने वाला वर्ग है, that is nearly absent in Hindu society. That is what I mean by feminization of discourse. What's a way to course correct now? The way to course correct is to actually have very, very clear signaling on specific matters. Like if we restrict ourselves to the issue of discourse building. Right. तो discourse building में ये होता है कि मतलब ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा व्यूअर्स को, बट ये है कि अगर आप ये समझें कि मासेस हैं, तो मासेस जो होते हैं वो हमेशा, जैसा मैंने कहा, कि वो हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो अग्रीबल है। राइट। वही ओवरटर्न विंडो का भी कॉन्सेप्ट है कि ओवरटर्न विंडो वो चीज़ है, वो रेंज ऑफ ओपिनियंस है जो आप पब्लिक में बोल सकते हैं। उसके राइट एट द सेंटर ऑफ दैट इज़ पॉलिसी। राइट। और ओवरटर्न विंडो का जो एसिड टेस्ट है वो ये है कि एक नेता पब्लिक में क्या बोलेगा। जो नेता पब्लिक में बोलेगा वही ओवरटर्न विंडो है, क्योंकि वो कभी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसके वोट कट जाएंगे, है ना। तो इस ओवरटर्न विंडो के दोनों तरफ जो है अनथिंकेबल और रैडिकल, ये जो कहा जाता है, तो जो पूरा कल्चर वॉर है या नैरेटिव वॉर है, वो यही टग ऑफ वॉर है बिटवीन एनी टू ओपोनेंट्स। जो दो प्रतिद्वंदी हैं वो दोनों तरफ से रस्सी खींच रहे हैं कि वो हमारा अनथिंकेबल मेन स्ट्रीम करें या उनका अनथिंकेबल मेन स्ट्रीम करें। तो इसको करने का जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके पास बहुत सारे मीन्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो करने के लिए। उनके पास मीडिया आउटलेट्स हैं, और आज ही मैं जैसे देख रहा था, एक कोई क्लिप था, इट हैड मिलियंस ऑफ व्यूज़। किसी भारत के किसी राज्य में, मुझे नहीं पता, बट किसी स्कूल में जाके, वो शायद मुस्लिम स्कूल था, वहाँ पे वो जो एंकर थी वो एक 7 साल के बच्चे से प्रश्न पूछ रही थी इस्लाम को लेके, और सारे थियोलॉजिकल प्रश्न पूछ रही थी, और उसके जो उत्तर थे उसकी जीवा के बिल्कुल टिप पे थे, एकदम फटाफट सब कुछ, मतलब हिस्ट्री, थियोलॉजी, और जो उसकी गहराइयाँ हैं, कौन से स्कूल में क्या है, मतलब इतना सब कुछ। एक 7 साल का बच्चा, मान लीजिए वो प्रोडिजी भी है, बट कहने का मतलब ये है कि वो उनके पास एक्सपोजर है और वो अपने मज़हब को बहुत अच्छे से जानते हैं। और जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये अपने मज़हब को जब पब्लिक में रिप्रेजेंट करेगा और अपनी थियोलॉजी को या अपनी फ़िलासफ़ी को, जो भी है, मैं तो मानता ही नहीं कि वहाँ फ़िलासफ़ी है, बट चलिए तो वो फ़िलासफ़ी को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो जेन्युइनली कर पाएगा, और उसके पीछे पूरा समाज इकट्ठा होकर बोलेगा कि हाँ, ये हमारा स्पोक्स पर्सन है। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, बहुत ही रूडिमेंट्री कुछ रैंडम सा कुछ बोल दिया जाता है कि हाँ, ये देवी है, हाँ, इसको पूजा करके हो गया, ये दिल बहलाने के लिए। इसको भी ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ, तुम विश्वास रखो तो हो जाएगा, ठीक है, बाकी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इस तरह को कोई सिस्टमैटिक वो नहीं होता, शिक्षा नहीं दी जाती। और जब हमारा समाज, जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को भी कोई भी ओपिनियन हो। अब ये धर्म की बात है, लेकिन जब धर्म के लेंस से आप पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है आपके आसपास, तो जो आपका लेंस है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है। तो आप कुछ ना कुछ लेंस तो उठाएंगे, तो वो जो लेंस आप उठाते हैं वो पॉप कल्चर देता है आपको, विच इज़ बेसिकली वेस्टर्न एनलाइटनमेंट वैल्यूज़, और उस लेंस से आप समाज को देखते हैं और आप उन्हीं के तो प्रतिनिधि बन जाते हैं। So when we say colonized, that is what colonized means, that you are actually representing a point of view which you are not inheriting from your culture. Right. You are taking it from somewhere else and you are a representative of that culture. तो ये करते करते जो है हमारा जो डिस्कोर्स है वो इतना chaotic और इतना मेसी हो जाता है। हमें यही नहीं पता कि हमें पॉलिटिकली हमें चाहिए क्या, और उसमें फिर रैंडम ट्रोप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे ये बोला जाएगा कि हमारे में यूनिटी नहीं है, हमारे में लोग गद्दार हैं, हमारे में ऐसे है वैसा है, मतलब सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे। लेकिन जो मूल इसका जो मूल समस्या है
उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो मूल समस्या ये है कि कैसे आप वापस धार्मिक शिक्षा लेके आएँ और उसके बाद अधिकृत करें उन लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड में उस एक्सपर्टीज़ रखता है और उसकी एक ट्रेनिंग हो चुकी है उसमें और वो उसको रिप्रेजेंट करे। So those institutions need to be built and that is why I keep going on like a broken record कि institutions build करो वरना कुछ नहीं होगा। I think institution building as of shape and form, right, is also a way to counter the, in a way we are saying the overall narrative and the secular, force of the state itself, right? Ki, say, I went to the school in the 2010s, right? I don't remember any time in my growing up or during the education of being exposed to a dharmic view or lens of approaching things. So as I become an adult, मेरे पास कोई faculties या कुछ भी सोचने का तरीका ही नहीं है हमारे धर्म का या हमारे religion का issues और problems को लेके opinion ही क्या है, right? So and that's a huge problem and I don't see कि क्या education policy जो अभी पिछले कुछ सालों में आई है क्या वो एक सही डायरेक्शन में स्टेप था क्या? आई डोंट नो। You've hit the nail on the head and इसका एक अगर आप तुलना करें अमेरिका से, Right. तो अमेरिका में there is a raging debate for decades. This debate has been going on over abortion. राइट तो pro life versus pro choice Right. और अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, फिलोसफिकल लिटरेचर अवेलेबल है दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करते हुए। और जो पब्लिक में इसकी अवेयरनेस है, देयर इज क्लियर कट डिवाइड इन सोसाइटी, टू कैंप्स एंड बोथ हैव इनफ एम्यूनिशन इन देयर आर्सेनल और लड़ते रहते हैं आपस में। यहाँ पे अबॉर्शन लॉ पास होता है और चूँ नहीं होती, तो मतलब ये कोई मॉरल इशू नहीं है क्या हिंदू समाज के लिए? बट दैट इज़ हाउ इट इज़। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कॉग्निसेंस एक एवरेज हिंदू का कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। और उस दृष्टि से जो पाश्चात्य जगत है वो हमसे कहीं ज़्यादा धार्मिक है, बिकॉज दे थिंक अबाउट दीज थिंग्स। मतलब एटलीस्ट जो उनका एक इंटेलिजेंसिया है, कितना भी फेल हुआ हो, उनके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ना हो, एट्सेट्रा, वी कैन कम टू दैट लेटर, बट दे थिंक अबाउट थिंग्स। और ऐसा श्री अरबिंदो ने 100 साल पहले भी बोला था कि इट इज़ नॉट द डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट एल्स हिंदू सोसाइटी बट द लॉस ऑफ थॉट पावर। So that loss of thought power is what is the problem. वेरी इंटरेस्टिंग। एंड डू यू सी एनी स्टेप्स या जो सरकार ने पिछले कुछ सालों में किया है? ये तो सरकार का काम ही नहीं है, नहीं है। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार कैन एट बेस्ट गिव यू सम रूम फॉर राइट डूइंग दीज थिंग्स, बट ये तो समाज को स्वयं ही उठाना पड़ता है इस चीज़ का बेड़ा। और अगर समाज नहीं उठाता तो वो समाज डूम्ड है, सरकार थोड़ी करेगी। सरकार की प्रायोरिटीज़ में नहीं है। सरकार को 5 साल की विंडो के बाहर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही है सरकार, आज है कल नहीं है, तो उसे तो प्रीऑक्यूपाइड है विद रिटेनिंग पावर। राइट दैट्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, सो वी कांट ब्लेम दिस गवर्नमेंट और दैट फॉर। राइट इतना ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि सरकार क्या एक रूम दे रही है आपको वो करने की, और वो है, देयर वो इज तो दे रही है। दैट रूम। एक जो टू नेशन थ्योरी 1920s maybe when the All India Muslim League started with the entire theory, वो basis बना उस advocacy के basis पे the creation of the Islamic nation state of Pakistan. That's how it happened. Two nation का classic जो outcome हो सकता था ये भी हो सकता था कि you have a Muslim state and a Hindu राष्ट्र, Hindu state, right? कि what is the reason even then the formation of that state could have happened that time? क्या problems थी, क्या challenges थे उस समय पे, and how do you see those challenges in current day and age, which is, let's say, the over secularization or nature of the Indian state as of now? या तो जब स्वतंत्रता मिली हमारे देश को, तो उस समय पे जब विभाजन भी हुआ, तो एक साइड तो पूरा इस्लामिक बन गया एक भाग, और दूसरा भाग सेक्युलर बना। आई लाइक टू फ्रेम इट अगेन एज अ प्रॉब्लम ऑफ डिस्कोर्स ओनली, बिकॉज देयर वर नो टेकर्स फॉर द हिंदू राष्ट्र बैक देन, एंड दैट इज़ वाई थिंग्स हैपेंड द वे दे डिड। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी आप देखें तो देयर आर
very few people who are actually advocating for that position. But why was that? उसका कारण ये है कि ओवरटन विंडो में the ideas of धर्मशास्त्र which would govern the or which would form the basis of the new Indian Hindu constitution, they were in the zone of unthinkable. क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल ट्रैजेक्टरी था हमारे राष्ट्र का, वो इस तरह का था क्योंकि हमारी पहले 500 साल की एक इस्लामिक लगभग, मतलब इन बिट्स एंड पीसेस, बट 500 साल का एक इस्लामिक डोमिनेशन रहा, और उसके बाद जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म फुल फ्लेज्ड आया, तो ये लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ दैट कॉलोनाइजेशन had destroyed our society, again destroyed our institutions, destroyed our way of life, and what remained was just ruins. और उस समय ये सोचना भी असंभव था कि हम इन ruins को इस समय पे हमें वापस चाबी दे दी वो तिजोरी की, लेकिन तिजोरी में कुछ है ही नहीं। तो अब पहले तिजोरी को बिल्ड करना है तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वही ट्रैजेक्टरी फॉलो करनी पड़ेगी। आप सडन डिसरप्ट तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि वैसे ही इट इज़ सच अ प्रिकेरियस सिचुएशन। तो आई थिंक इट वाज फेयर ऑन द लीडर्स पार्ट टू एक्चुअली go for that secular thing. I think there's too much wishful thinking these days. Presentism में indulge करते हैं लोग और कहते हैं कि अरे ऐसा उस समय कर दिया होता। अरे उस समय कैसे करते भाई आप? क्योंकि जो हमारा वर्ल्ड व्यू है, जो शास्त्र सम्मत वर्ल्ड व्यू है, हिंदू वर्ल्ड व्यू है, इट इज़ radically different from the modern world view. And it is I mean, a lot of people very naively say that, oh, there is possibility in modernity and this, that, and Hindu modernity. All that is nonsense, if I may say so. because these are very, very contradictory worldviews. और हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार अगर आपको समाज का निर्माण करना है तो आपको फिर वापस स्क्रैच से शुरू करना है और उस तरह के इंस्टीट्यूशंस वापस बनाने हैं, और धीरे धीरे वो वहाँ जाएगा। लेकिन हम वैदिक काल में तो रहते नहीं, सतयुग में नहीं रहते, हम कलयुग, घोर कलयुग में हैं। उस समय पे वो ऑप्ट करना तो चांस ही नहीं था। लेकिन जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करें आगे के लिए, तो तब हमें ये नहीं सोचना कि हमने जो ट्रैजेक्टरी ली है पिछले 75 साल में, उसी को कंटिन्यू करते हुए वी कैन ओरिएंट आवरसेल्व्स टुवर्ड्स दैट, इज़ माई कंसिडर्ड व्यू। मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दैट आप उसमें ओरिएंट कर सकते हैं, आप उसमें एलिमेंट्स ऑफ धर्मशास्त्र ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको इन्फ्यूज़ करें विद द स्पिरिट ऑफ धर्म, विद रीजनेबल कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि सडनली कुछ चेंज नहीं होता। आप कलयुग में हैं, आपको कलयुग के रूल्स के हिसाब से रहना पड़ेगा। और इसलिए आगे के लिए, क्योंकि जो पिछले 300 साल में पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंस्टीट्यूशंस बने, जिस तरह की व्यवस्था हुई समाज को, सोशल ऑर्डर की, इकोनॉमिक्स की जो फिलॉसफी है, जो एकदम आउटराइट कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, इन सब रियलिटीज़ को आज हम कोलैप्स होते देख रहे हैं। इवन समथिंग as fundamental as meritocracy is going through a major crisis. तो ये institutions collapse जब होते हैं तो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। उस वैक्यूम में हम धार्मिक आइडियल्स को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, एंड वी कैन बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, इज़ ऑल आई एम सेइंग। और अब अपॉर्चुनिटी है, उस समय शायद नहीं थी। उस पूरी चीज़ को एक क्लीन स्लेट बनाना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, पर जैसे ही देयर इज़ सम अपॉर्चुनिटी या कुछ चर्न आपको होते हुए दिखता है, दैट्स द राइट टाइम टू इन्फ्यूज सर्टेन एलिमेंट्स इन द वे हाउ द एंटायर थिंग इज। आप सिंपल, आपने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो उसमें जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें इंडिक नॉलेज सिस्टम्स को इंक्लूड किया गया है। तो दैट्स अ वेरी गुड स्टेप। धीरे धीरे आप उसको वैसे ही इंक्रीमेंटली चेंज करेंगे, पर दैट डिड नॉट कम आउट ऑफ any major crisis. मतलब it coincided with COVID, but it wasn't driven by COVID. Right. वो तो वैसे ही it was in the works और उस टाइम अनाउंस हुआ। But going forward, you're going to see major crises, including employment का, जब with the coming of AI, environmental crisis, water crisis, this crisis, that. वहाँ पे those are the moments when you make serious jumps.
and that is when there is an opportunity for change, and but we should be prepared for that. अगर हमने वो मिस कर ली opportunities तो फिर we are in the same place again, Right, at the mercy of whatever goes on in the West or in the other parts of the world. let's say the over consumption exploitation of natural resources, right, which is leading to all sorts of crisis situation in case of water management or let's say overall environment. वहाँ पे there is an opportunity, but my question here would be, have we put out that viewpoint even now? We know, I mean, हाँ, वो समस्या सबको दिखती है, वो सारी प्रॉब्लम सबको बिल्ड होते हुए धीरे धीरे एवरीवन इज सीइंग कि ओके these problems are soon going to be huge issues, and especially for a country with as many people as we have, ये काफ़ी मेजर कंसर्न्स होंगे. Inhabitability of the entire Indian subcontinent could be a challenge. पर क्या वो viewpoints, even the seeds of the viewpoints on how we tackle these problems, क्या वो exist कर रहा है आज? One reason can be that ये institutions as of date बिल्कुल ही non-existent हैं, but कौन वो viewpoints को infuse करेगा? तो मैं अपना बैंड बजा देता हूँ अपना ही कि हम लोगों ने 2017 में इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट Right. इंस्टीट्यूट किया था, which was in the news for all these big national headlines cases like Shabrimala and Padmanabha Swami, free Hindu temples. तो ये जो movement है free Hindu temples की, that our president T.R. Ramesh, he's been at it for the last 30 years, and he's one of the pioneers of the movement, and so that thing was in the news for all these news related issues. Right. बट उसके पीछे की जो धारणा थी कि इसको इंस्टीट्यूट क्यों करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित ही क्यों किया गया, वो इसलिए ही था कि इन इश्यूज़ को लीगली कैसे टैकल करें, कि हम लीगल रिसर्च उस दिशा में ले जाएं कि वो कल को ऐसी क्राइसिस आते हैं तो वी शुड हैव इनफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल in the form of research papers and recommendations, policy recommendations, जो उस क्राइसिस के समय हम उनको प्रोवाइड कर सकें. सो वी आर एट इट, मतलब रिसर्च की डायरेक्शन में हमें काफ़ी बाधाएं आई क्योंकि मेजरली फंडिंग. केसेस तो सबको समझ आते हैं तो केसेस हम करते रहते हैं, बट ये जो रिसर्च रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके आउटपुट्स इतने डिसर्नेबल नहीं होते, उसको लोगों को समझ भी नहीं आते, एंड पीपल आर लेस विलिंग टू फंड इट. यू नीड a lot of money to actually employ the best brains to solve these problems. We are at it with the grace of the Devatas. I think we'll be there one day. But this is one example. I'm sure that there are other people who have come together and built other such institutions. I know quite a few people. I know the people at Brihat. They are doing it in their own ways. And there may be many other groups, small or big, working in their own capacities. तो ये सब मूवमेंट्स तो दिखाई देती हैं, लेकिन अभी इन्होंने क्रिटिकल मास नहीं अभी मिला नहीं उनको. तो इसलिए पार्ट ऑफ द रीज़न व्हाई आई अपीयर publicly, although I'm not such a big fan of myself on camera, is to send out this message that अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन करें, सपोर्ट करें जिस भी तरीके से करते हैं. और the good part is that I often get very good response. Right. Even if it's watched by a small number of people compared to these mainstream podcasts जो millions में जाते हैं, but even if there is 1,000 10,000 जितने भी लोग देखते हैं उसमें से always I get people contact me and say कि हम involve होना चाहते हैं, and some of them have really done quite a good work in their own professional lives. Academically बहुत ही अच्छा काम करते हैं इन डिफरेंट डोमेन्स, टेक्नोलॉजी से लेके लीगल प्रोफेशन और इसमें. तो वही चीज़ है अभी इट्स अ टाइम ऑफ चर्न, और लोग कैसे एक साथ होके ऐसे इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें और ये काम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक्चुअली ये अचीव करें, वो सोसाइटी का काम है और होपफुली वो हो जाएगा. सुपर नाइस टू हियर दैट पीछे बैकग्राउंड में इवन इफ these institutions haven't reached critical threshold levels, let's say, but still they are coalescing and becoming bigger day by day. And hopefully I think that will be a critical point if we are able to take एक common problem जो सबको दिखती है, and if we are able to somehow solve
one such big crisis situation Absolutely. through our lens, that becomes a big proponent Absolutely. of how the future crisis can be handled through the same lens. Thank you for listening to part 1 of our conversation. For part 2, subscribe to our YouTube channel.